ईरान के एक बैंक पर इसराइल ने बम गिरा दिया है। इसके जवाब में ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के बैंक पर हमला करके बड़ी गलती कर दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अब वो पूरे इलाके के आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाने के लिए आजाद है। ईरानी सेना ने चेतावनी जारी की है कि बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के लोग बैंकों और आर्थिक संस्थानों के आसपास जाने से बचें, क्योंकि अब इन जगहों पर भी हमले हो सकते हैं। यानी अब युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। अगर बैंक और आर्थिक संस्थान निशाने बनने लगे तो दुनिया का पूरा वित्तीय ढांचा हिल सकता है। दुबई जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्र भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। पहले ही तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित है। इसराइल पर आरोप है कि उसने स्कूलों और अस्पतालों पर भी हमले किए हैं। अब ईरान के बैंक पर बम गिराकर इस युद्ध को आर्थिक तबाही के नए दौर में धकेल दिया गया है। उधर भारत में भी असर दिखाई देने लगा है। कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग कतारों में खड़े हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। 28 फरवरी से यह युद्ध चल रहा है। आज पहली बार भारत सरकार के कई मंत्रालयों ने मिलकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन शुरुआत में ही कहा गया कि पत्रकारों के सवाल नहीं लिए जाएंगे। यानी जनता परेशान है और सरकार की चिंता यह है कि पत्रकार सवाल न पूछे। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। 10 मार्च की सुबह अमेरिका को एक ऐसा ट्वीट करना पड़ा जो बाद में फर्जी साबित हुआ। कंपनी के ऊर्जा सचिव स्कॉट बेसेंट ने ट्वीट किया, अमेरिकी नौसेना ने तेल से भरे एक टैंकर को अपनी सुरक्षा में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकाल लिया है। ये खबर आते ही बाजार को संदेश गया कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना समुद्री रास्तों को सुरक्षित कर रही है, लेकिन आधे घंटे के अंदर ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अभी तक अमेरिकी नौसेना ने किसी टैंकर को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से स्कॉट नहीं किया। यानी जिस खबर से बाजार को राहत मिली थी वो गलत निकली। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने इस पर तंज कसते हुए कहा, क्या अमेरिका इस युद्ध को वीडियो गेम समझ रहा है? उन्होंने कहा, अमेरिकी नौसेना अगर सच में इतनी ताकतवर है तो फिर उसे झूठे ट्वीट का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इस युद्ध की शुरुआत से पहले दुनिया भर के मीडिया में अमेरिका के 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का खूब जिक्र हुआ। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, इतने ताकतवर जहाज होने के बावजूद युद्ध की दिशा क्यों नहीं बदल रही है? ईरान ने समुद्री रास्तों को अस्त व्यस्त कर दिया है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। इस बीच अमेरिका को एक सैन्य सफलता जरूर मिली। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री क्षेत्र में अमेरिका ने टारपीडो हमले से ईरान के मध्यम श्रेणी के युद्धपोत आइरिस डेना को डुबो दिया, लेकिन इससे युद्ध की दिशा बदलती नहीं दिखाई दी। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी जहाज उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा। बीमा कंपनियां भी जहाजों को कवर देने से पीछे हट सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछाई तो उस पर ऐसा हमला होगा जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। क्या हिरोशिमा और नागासाकी से भी ज्यादा खतरनाक? खैर, ईरान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसे माइंस बिछाने के लिए बड़े नौसैनिक बेड़े की जरूरत नहीं है। ईरान का कहना है कि वो रॉकेट के जरिए समुद्र में माइंस गिरा सकता है। अगर ये तकनीक सच में मौजूद है तो दुनिया भर के तेल टैंकर मालिकों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और भारत का 80 से 90% तेल इसी रास्ते से आता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। खाड़ी देशों में भी बेचैनी बढ़ने लगी। तेल रिफाइनरियों पर हमले हुए हैं। कई जगह आग लगी है। निर्यात रुक गया है। दुबई एयरपोर्ट
रोड भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया। ड्रोन हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। बहरीन में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। ब्रिटिश एयरवेज ने अबू धाबी के लिए अपनी उड़ानें पूरे साल के लिए रद्द कर दी हैं। अमेरिका ईरान के हमलों को रोकने के लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत लगभग $4 मिलियन यानी करीब 36 करोड़ रुपए है। खबर यह है 3 दिनों में 800 पैट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल की गई, यानी सिर्फ मिसाइलों पर ही करीब 29,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यूक्रेन की सेना ने ट्वीट करके कहा है कि रूस के खिलाफ 4 साल के युद्ध में उसे सिर्फ 600 पैट्रियट मिसाइलें दी गई थी, लेकिन ईरान के खिलाफ 3 दिनों में 800 मिसाइलें इस्तेमाल हो गई हैं। ईरान के राजदूत के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में कहा गया 1300 से ज्यादा लोग मारे गए, 10,000 से अधिक नागरिक ठिकानों नष्ट हुए हैं, 30 अस्पताल और 35 स्कूल तबाह हुए हैं। रेड क्रॉस की 13 इमारतों पर हमला हुआ है। तेहरान में तेल डिपो पर हमले के बाद जहरीली बारिश की स्थिति बन गई है। पानी के प्लांट पर भी बम गिराए गए हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान पर हमले में हिमार्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, धन्यवाद, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हमारे पड़ोसियों की जमीन से हमारे नागरिकों और डिसलेशन प्लांट पर हमला किया जा रहा है। इसी बीच खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर हमला हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के बेटे ने कहा है कि वह बिल्कुल सुरक्षित है। अब बात करते हैं भारत की। 9 मार्च को भारत के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा सीमित रही। उधर कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें आने लगी। लोग गैस एजेंसियों के बाहर कतारों में दिखाई दिए। कई लोगों की शिकायत है कि फोन से बुकिंग नहीं हो रही है और ऑनलाइन बुकिंग करने पर 25 दिन के बाद की तारीख मिल रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी तेजी से बदल रही है। अमेरिका के कई सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, एलिजाबेथ वारेन, थॉमस मेरी ट्रंप प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान से तत्काल कोई खतरा नहीं था, फिर भी हमला किया गया। यहाँ तक कि ट्रंप के समर्थक माने जाने वाले टकर कार्लसन भी इस युद्ध की आलोचना कर रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि युद्ध खत्म करने की कोई स्पष्ट योजना दिखाई नहीं दे रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कहा है कि कनाडा इस युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देगा। उधर इसराइल के भीतर भी हालात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटिश पत्रकार जोनाथन कुक का कहना है कि इसराइल में मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई है ताकि ईरान के हमलों से हुए नुकसान की असली तस्वीर बाहर न आ सके। यहाँ तक कि बीबीसी की इवनिंग न्यूज टीम टेल अवीव से अबू धाबी शिफ्ट हो गई है। जून 2025 में ईरान अमेरिका इसराइल का युद्ध सिर्फ 12 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन इस बार टकराव का 12वां दिन चल रहा है और हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। तेहरान से लेकर बैरूत तक तबाही का आलम है। खाड़ी के देशों पर भी हमले हो रहे हैं और दुनिया की बड़ी ताकत सिर्फ बयानों से तेल और बाजार को घुमा रही है। स्टॉक मार्केट में रोज जुआ चल रहा है और आम नागरिक की जिंदगी की कीमत कहीं दिखाई नहीं देती। उन्हीं के पैसों से युद्ध लड़ा जा रहा है और उन्हीं की जान जा रही है। बम गिराकर शांति और लोकतंत्र की बहाली की जा रही है। अब बात कर लेते हैं इसराइल और हिजबुल्लाह की। जरूरी है क्योंकि ये भी इसी जंग से रिलेटिव है, इसी जंग से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। कभी कभी दुनिया की राजनीति भी एक अजीब खेल खेलती है। ऊपर से शांति दिखाई जाती है लेकिन भीतर बारूद भरा होता है। मिडिल ईस्ट में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो युद्ध विराम हुआ था, बहुत लोगों को लगा कि अब शायद जंग रुक जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग हालात को करीबी से देख रहे थे उन्हें पहले से मालूम था जंग रुकेगी नहीं। सवाल ये नहीं था कि टकराव लौटेगा या नहीं, सवाल सिर्फ ये था कब लौटेगा। कमजोर नींव पर बना युद्ध विराम 27 मार्च 2024 को लेबनान और इसराइल के बीच जो सीज फायर समझौता हुआ था उसे अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर कराया था। कागज पर इसका मकसद साफ था, दोनों तरफ की लड़ाई को रोकना, लेकिन हकीकत में ये समझौता शुरुआत से ही कमजोर था क्योंकि इसमें उन असली कारणों को छुआ ही नहीं गया जो टकराव की जड़ है। जंग कभी सच में रुकी ही नहीं। कहा गया कि युद्ध विराम हो गया, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? इजरायली सेना लेबनानी इलाके के अंदर ही मौजूद रही और सिर्फ मौजूद ही नहीं रही बल्कि लगभग हर दिन हमले जारी रहे। यानी समझौता था लेकिन गोलियां चल
चल रही समझौते की सबसे बड़ी खामी इस सीज फायर में एक ऐसा प्रावधान था जिसने पूरे समझौते को असंतुलित बना दिया। उसमें कहा गया था कि अगर इसराइल को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा महसूस हो तो वो सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब सोचिए, अगर फैसला भी वही करे और हमला भी वही करे तो फिर युद्ध विराम किसके हाथ में है? निगरानी करने वाली व्यवस्था मगर बिना ताकत, निगरानी करने वाली व्यवस्था मगर बिना ताकत। इस समझौते की निगरानी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र बनाया गया। इसमें शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, लेबनान की सेना, इजरायली सेना और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना। लेकिन इस तंत्र की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास सच्चाई की जांच करने की ताकत ही नहीं थी। वह ये तय नहीं कर सकता था हमला सही वजह से हुआ है या नहीं, जिस जगह पर हमला हुआ वो सच में हिजबुल्लाह का ठिकाना था या नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई समझौता तोड़ता भी था तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तय नहीं थी। उल्लंघन की लंबी सूची। इस दौरान सिर्फ एक संस्था थी जो इन उल्लंघनों का रिकॉर्ड रख रही थी, वो थी UNIFIL। उसके आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2024 से फरवरी 2026 तक 10,000 से ज्यादा बार इजराइल ने लेबनान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और 1400 सैन्य गतिविधियां लेबनान के अंदर हुई। इन हमलों में लगभग 400 लोग मारे गए और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ तो हालात और बिगड़ गए। फरवरी 2026 में इस निगरानी तंत्र की आखिरी बैठक हुई, लेकिन उस बैठक में इजराइल के प्रतिनिधि ही नहीं आए और इसी के साथ युद्ध विराम की निगरानी करने वाला पूरा ढांचा खत्म हो गया। लेबनान के अंदर इजराइल की मौजूदगी आज भी इजरायली सेना लेबनान के अंदर 5 जगहों पर मौजूद है। समझौते के मुताबिक इजराइल को इन जगहों से हट जाना था ताकि लेबनान की सेना तैनात हो सके, लेकिन यह कभी नहीं हुआ। लेबनानी सेना की मुश्किलें। लेबनान की सेना ने कोशिश की कि दक्षिण लेबनान में फिर से सरकारी नियंत्रण स्थापित किया जाए, लेकिन लगातार हो रहे इजरायली हमलों और सैन्य मौजूदगी की वजह से लेबनानी सेना पूरी तरह नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई। 2 मार्च 2026 जंग की नई शुरुआत। दोनों के बीच फिर से खुला संघर्ष शुरू हो गया और इस बार हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। पहले भी जब हालात बिगड़ते थे तो कुछ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता होती थी, लेकिन इस बार दुनिया की कूटनीति लगभग गायब है। कोई बड़ा देश इस आग को बुझाने के लिए आगे आता नहीं दिख रहा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज किए हैं। जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या की खबर आई, हिजबुल्लाह खुद को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मानता है, इसलिए इजराइल के खिलाफ लड़ाई उसकी वैचारिक पहचान का भी हिस्सा है। लेबनान की राजनीति बदल रही है। ऐसे में हिजबुल्लाह अपनी राजनीतिक अहमियत दिखाने के लिए सैन्य गतिविधियों को भी एक साधन मानता है। लेबनान की सेना ने दक्षिण इलाके में नियंत्रण वापस लेने की कोशिश की, लेकिन संसाधन कम थे और अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी उतना नहीं मिला जितना वादा किया गया था। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इजराइल लेबनान में जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। इतिहास बताता है कि इजराइल पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। 1978, 1982, 2006 और 2024। अगर जमीन पर हमला हुआ तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। मध्य पूर्व में सैन्य तनाव, कमजोर संस्थाएं और कूटनीतिक ठहराव तीनों मिलकर एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं और इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह युद्ध विराम शांति की इमारत नहीं था, ये तो एक ऐसी दीवार थी जो गिरने के लिए ही बनाई गई थी। अगर दुनिया ने सच्ची मध्यस्थता और कूटनीति शुरू नहीं की तो इसराइल और लेबनान की सीमा एक और लंबी और विनाशकारी जंग में बदल सकती। अब इस वीडियो में आगे बात कर लेते हैं सूडान की। कभी कभी दुनिया में ऐसी जंगें होती हैं जो अखबारों में छोटी खबर बन जाती है, लेकिन असल में वो पूरी इंसानियत की बड़ी कहानी होती है। आज की कहानी एक ऐसे मुल्क
मुल्क की है जो इस समय आग में जल रहा है। उस मुल्क का नाम है सूडान। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ये जंग सिर्फ सूडान की है? अप्रैल 2023 राजधानी अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। दो ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ देश की आधुनिक सेना सुडानी आर्म फोर्स, दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स। पहले लगा ये टकराव जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जंग धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ दो जनरलों की सत्ता की लड़ाई थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी थी? आज सूडान में हालात ऐसे हैं कि लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं। करीब 1,40,00,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। सोचिए, एक देश जहां लाखों बच्चे घर नहीं बल्कि शिविरों में बड़े हो रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या दुनिया ने सच में इस दर्द को महसूस किया? अगर इस जंग की सबसे दर्दनाक कहानी कहीं लिखी जा रही है तो वो है दारफुर में। यहाँ का शहर करीब 1.5 साल तक घेराबंदी में रहा। खाना खत्म, दवाइयाँ खत्म और उम्मीद भी खत्म। अब जब शहर पर कब्जा हुआ तो खबरें आई, सामूहिक हत्याएं, यातनाएं और औरतों के साथ हिंसा। तो सवाल उठता है, क्या इंसानियत की आवाज इतनी कमजोर हो चुकी है? क्या ये दर्द भी दुनिया को जगह नहीं पा रहा है? धीरे धीरे साफ होने लगा कि ये जंग सिर्फ सूडान की नहीं रही, इसमें कई ताकतें उतर आई। सूडान की सेना के साथ खड़ी दिखाई देते हैं इजिप्ट, तुर्की, कतर, ईरान और धीरे धीरे सऊदी अरबिया भी। इन सबके बीच सेना के नेता अब्दुल फताह अल बुरहान को अंतरराष्ट्रीय मंच सूडान का वैध शासक मानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को समर्थन देने का आरोप लगा है यूनाइटेड अरब अमीरात पर। तो सवाल ये है, क्या सूडान की जमीन अब बड़ी ताकतों की शतरंज बन चुकी है? सूडान की जगह दुनिया के नक्शे पर बहुत अहम है। रेड सी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, साहेल और नॉर्थ अफ्रीका, यानी जो भी ताकत इस इलाके में असर चाहती है वो सूडान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या सूडान की अहमियत उसके लोगों की वजह से या सिर्फ उसकी जमीन की वजह से? आज ये जंग सूडान की सीमाओं से बाहर फैलने का खतरा पैदा कर रही है। पड़ोसी देशों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है, हथियारों की तस्करी बढ़ रही है और तनाव भी बढ़ रहे हैं। तो क्या ये जंग कल पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है? और आखिर में सूडान की कहानी हमें एक कड़वा सच बताती है। सूडान की कहानी हमें एक कड़वा सच बताती है, जब किसी देश की जमीन दूसरों की सियासत का मैदान बन जाती है तो सबसे बड़ी कीमत वहाँ के लोग चुकाते हैं। आज सूडान में लाखों लोग बेघर हैं, शहर खंडर बन चुके हैं और पूरा देश एक सवाल के साथ खड़ा है, क्या कभी शांति लौटेगी या फिर सूडान की ये कहानी लंबे समय तक जंग की कहानी ही बनी रहेगी? इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।